हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू ऑल आर वेलकम विद योर फेवरेट चैनल मैथ्स आसान है। एंड बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्सिव रिलेशंस के जो टाइप्स हैं उसमें जो सबसे एक इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है हमारा वो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो उसकी हमने डेफिनेशन लास्ट क्लास में कर ली थी, उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं डेफिनेशन को और डायरेक्टली कम टू दी एग्जाम्पल्स। ठीक, तो ऑलराइट बच्चों, करते हैं स्टार्ट। एग्जाम्पल्स भी देखेंगे आज हम, काफ़ी सारे रिफ्लेक्सिव रिलेशंस को अच्छे से करेंगे सो दैट जो ये वाला टाइप आपको समझ में आ गया तो आगे जो दो टाइप्स और हैं आपके उनमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, तो एक टाइप को अच्छे से समझते हैं आज। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन जैसा कि हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, तो क्या है डेफिनेशन, आई थिंक ज़्यादातर बच्चों को याद भी होगी। अ रिलेशन आर, देखो रिलेशन है आर ऑन सेट ए, ऑन सेट ए, ऑन सेट ए से मतलब क्या है, हम आपके पास ए सेट से ए सेट में, इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव, इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। ये हमारी डेफिनेशन थी रिफ्लेक्सिव रिलेशन की, कि ए सेट में यदि कोई भी एलिमेंट आता है, दैट मीन्स यदि मैं कहता हूँ कि इफ़ ए बिलोंग्स टू ए है, इफ़ ए बिलोंग्स टू ए है, तो दिस मस्ट इम्प्लाइज ए मस्ट बी रिलेटेड टू ए, ए मस्ट बी रिलेटेड टू ए, और दिस इज ट्रू फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू कैपिटल ए। ए सेट में जो भी एलिमेंट है वो अपने साथ रिलेटेड होना ज़रूरी है। ओके, ये तो हो गई रिफ्लेक्सिव की। अब मैं बात करना चाहूँगा कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब नहीं होगा, रिलेशन के रिफ्लेक्सिव ना होने की क्या डेफिनेशन होगी, ये सोचना है मुझे। अब देखो, रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब हुआ, जब हर एलिमेंट अपने साथ रिलेटेड है तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। रिलेशन के रिफ्लेक्सिव ना होने के लिए कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए सेट में जो कि अपने साथ रिलेटेड ना हो। फॉर एग्जाम्पल, पहले इसको ना एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, तब ये बात समझ में आएगी अच्छे से। कि सपोज करो ए मेरे पास 1 2 3 है। अब हमने एक रिलेशन बनाया आर ऑन द सेट ए, उसमें मैंने 1,1 पेयर लिया, 1,2 पेयर लिया, 2,3 पेयर लिया और 3,3 पेयर लिया। रिफ्लेक्सिव होने के लिए मुझे क्या चेक करना है कि एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट ए इज़ रिलेटेड टू इटसेल्फ, ये है या नहीं है, ये मुझे बात चेक करनी है। ठीक, तो ए सेट में जो एलिमेंट है 1, क्या वो 1 से रिलेटेड है, तो 1,1 पेयर आर में है, यस ओके है। 2,2 पेयर आर में है, नहीं है, ओके। एक बार 3,3 को देख लेते हैं, 3,3 आर में है। अब इसमें देख रहे हो आप कि ए सेट में एक एलिमेंट ऐसा है जो कि अपने ही साथ रिलेटेड नहीं है, तो इस वजह से आप क्या बोलोगे कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऐसा हो जाए, मान लो मैं कहता हूँ कि ये वाला एलिमेंट भी इसमें नहीं है, ये वाला एलिमेंट भी कट कर देते हैं, तो भी आप क्या कहोगे कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों? क्योंकि अब तो 2 भी ऐसा हो गया और 3 भी ऐसा हो गया कि जो अपने साथ रिलेटेड नहीं है। यदि मान लेते हैं कि 1 1 भी ऐसा हो जाता है कि जो इस सेट में नहीं आता, सिर्फ इसमें आ जाता 1 2 और 2 3, मान लो इस रिलेशन में ऐसा आ जाता, तो भी मैं क्या कहता कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। इसका मतलब नॉट रिफ्लेक्सिव के लिए क्या क्या सिचुएशन बन रही है कि इनमें से कम एक एलिमेंट, ए सेट का कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो कि अपने ही साथ रिलेटेड ना हो, जो अपने साथ रिलेटेड ना हो। तो नॉट रिफ्लेक्सिव के लिए सिचुएशन क्या हुई है, नॉट रिफ्लेक्सिव के लिए कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट, कम से कम एक, एटलीस्ट वन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए सच दैट ए इज नॉट रिलेटेड टू ए।
ए सेट में कम से कम एक एलिमेंट एटलीस्ट वन ऐसा होना चाहिए जो अपने साथ रिलेटेड ना हो। ठीक है, एक एलिमेंट हुआ ऐसा जो कि अपने साथ रिलेटेड नहीं है तो भी नॉट रिफ्लेक्सिव कहेंगे, और एक से ज़्यादा हो गए ऐसे वाले जैसे मैंने अभी तुम्हें एग्जांपल दिया तो भी हम यही कहेंगे कि वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। गॉट इट? ये बात समझ में आ गई है बच्चों? ओके। तो जब हमारे पास सेट फाइनाइट होता है ना, फाइनाइट सेट, जब हमारे पास फाइनाइट सेट है, हमारे रिलेशन में भी फाइनाइट नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स दिख रहे हैं आपको, तो यहाँ पे थोड़ा सा आसान होता है, हम एलिमेंट की फॉर्म में देख लेते हैं, बिल्कुल आसान ही होता है। ठीक है, बट क्या होगा यदि हमारे गिवन सेट्स इनफाइनाइट हो जाएं? यदि हमारे गिवन सेट्स इनफाइनाइट हो जाएं तो फिर वहाँ पे कैसे करना है रिलेशन को रिफ्लेक्सिव, येस और नो, जो भी हम कहना चाहते हैं। ठीक है जी, तो उसके लिए कुछ एग्जांपल्स हम लेते हैं। ठीक है, बट एक बात ध्यान देना है, एक छोटा सा एग्जांपल मैं बताना चाहूँगा कि जैसे मान लो मैं बोल देता हूँ कि क्लास में 35 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, और हमारे एक डेफिनेशन डिफाइन कर लेते हैं कि रिजल्ट इज़ गुड इफ़ एवरी स्टूडेंट गेट्स पास। एक क्लास में 35 स्टूडेंट्स हैं और मैंने ये कहा कि उस क्लास का रिज़ल्ट अच्छा होगा कब? जब उस क्लास के सारे बच्चे पास हो जाएंगे। ठीक है, अब रिज़ल्ट आता है और क्लास बैठाई जाती है, एक साथ सारे बच्चे बैठाए जाते हैं, रिज़ल्ट आ चुका है। अब मैं पहले बच्चे से बोलता हूँ कि हाँ भाई आपका रिज़ल्ट क्या रहा? तो उसने मुझे बोला कि सर मैं पास हो गया। ठीक है, तो क्या मैं इसके बेसिस पे ये कह दूँगा कि रिज़ल्ट अच्छा हो गया क्लास का? क्या आपको लगता है? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि अभी तो मैंने 34 स्टूडेंट्स जो बचे हुए हैं उनसे पूछा ही नहीं है। आर यू गेटिंग? ओके, तो इस तरह से एक एक करके मैं पूछता चला गया और सपोज़ कर लो मैंने 30 स्टूडेंट से पूछ लिया। अब 31 का नंबर आया और 30 के जो पहले जिससे मैंने पूछा उन सब ने बोला कि पास पास पास। ठीक है, अब 31 स्टूडेंट आता है और वो भी ये कह देता है कि चलो जी मैं पास हो गया। तो क्या मैं अब इसके बेसिस पे ये कह दूँ कि रिज़ल्ट अच्छा है? बोलो यस और नो? तो नो। क्यों? क्योंकि अभी 4 स्टूडेंट्स और बचे हुए हैं जिनसे मुझे पूछना है कि यस रिज़ल्ट तुम्हारा कैसा है, पास हो या फेल हो रहा है। ठीक है, तो चलिए मान लेते हैं अब कि 34th स्टूडेंट ने भी ये बोला कि मैं पास हूँ जी, सब बच्चे पास हैं 34 तक। 35th स्टूडेंट अभिषेक और उसने मुझे बोला कि सर मैं पास नहीं हुआ। अब मैं क्या करूँगा बोलो? क्या मैं कहूँगा कि रिज़ल्ट अच्छा है? क्योंकि मेरे रिज़ल्ट अच्छा होने की डेफिनेशन क्या है कि रिज़ल्ट इज़ गुड इफ़ एवरी स्टूडेंट गेट्स पास। अब अभिषेक उस क्लास के अंदर जो एक स्टूडेंट था वो क्या हो गया? फेल हो गया। तो क्या मैं कहूँगा कि रिज़ल्ट अच्छा है? नहीं। क्यों? क्योंकि रिज़ल्ट अच्छा होने की डेफिनेशन क्या है? क्या डेफिनेशन बनाई थी हमने कि इफ़ एवरी स्टूडेंट गेट्स पास। तो इट मीन्स यदि हमारे सेट में से, सेट मतलब क्लास हो गई, सेट में से कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं, यानी कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, पास होने की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, बट कोई एक एलिमेंट यानी कि कोई एक स्टूडेंट ऐसा मिल गया जो कि उस पास होने की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। एक एलिमेंट भी ऐसा मिल गया, मान लो जैसे 2 मिला था यहाँ पे स्टार्टिंग में, कि जो अपने साथ रिलेटेड होने की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है और सारे कर रहे हैं, तो भी हम क्या कहेंगे कि रिज़ल्ट अच्छा नहीं है, मतलब रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो नॉट रिफ्लेक्सिव के लिए सिर्फ एक ही काफ़ी है, सिर्फ एक ही काफ़ी है। एक से ज़्यादा होंगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो हमें मेनली एक भी मिल गया तो भी मैं कह दूंगा कि रिज़ल्ट अच्छा नहीं है, मतलब रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। और बेशक सारे के सारे पास हो जाएं और सारे के सारे अपने साथ रिलेटेड हो तो भी चलेगा, बट यदि एक ऐसा हो गया कि जो अपने साथ कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो बच्चों हमें फिर औरों को नहीं देखना है कि सर और तो सारे पास हो गए, एक ही तो फेल है तो रिजल्ट तो चलो अच्छा हो गया। नहीं भाई, डेफिनेशन के बेसिस पे चलना है हमें, और डेफिनेशन कहती है एवरी एलिमेंट की, जब हम बात करते हैं रिलेशन के रिफ्लेक्सिव होने की, इनके रिजल्ट के अच्छा होने की। गॉट इट? तो चलिए इसके बेसिस पे अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं जल्दी से। तो एनसीईआरटी का एक एग्जांपल लेते हैं
एनसीईआरटी का एक एग्जांपल दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर सेकंड है एनसीईआरटी के अंदर कि उसमें बोला हुआ है शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स। ओके, इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स मतलब ये रिलेशन आर मैं बोल देता हूँ, थोड़ा ना चेंज कर लेते हैं आर को। ये रिलेशन वाला आर है और ये रियल नंबर्स का जो सेट है आर वो ही है। तो आर इज़ द रिलेशन, उसमें वो सभी पेयर्स हैं ए कॉमा बी वाले सच दैट ए इज़ लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर। और ऑब्वियसली ए और बी कैसे नंबर्स हैं आपके पास यहाँ पे? रियल नंबर्स। आर यहाँ पे क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, तो सेट ऑफ रियल नंबर्स में एक रिलेशन डिफाइन किया है कि इसमें वो सभी पेयर्स हैं ए कॉमा बी जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब मुझे ये देखना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो सिंपल सा मेथड क्या है कि मुझे ये पता लगाना है कि ए रिलेटेड टू ए, सभी ए के लिए, सभी ए मतलब जो भी इस सेट में ए हो सकते हैं पॉसिबल, उन सभी के लिए वो ट्रू है या नहीं। ए रिलेटेड टू ए, ए रिलेटेड टू बी की कंडीशन है कि ए छोटा होना चाहिए किससे? बी स्क्वायर से। तो ए रिलेटेड टू ए की कंडीशन क्या बनेगी? फॉर ए रिलेटेड टू ए, अच्छा कौन से वाला आर आएगा? रिलेशन वाला आर, यानी कि ये वाला। ठीक है, फॉर ए रिलेटेड टू ए इम्प्लाइज ए मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ये होना चाहिए। देखो ए रिलेटेड टू बी की कंडीशन क्या है कि ए लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर। मुझे रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चेक करना है कि ए रिलेटेड टू ए है या नहीं है, और ऐसा सभी ए के लिए सोचना है। सभी ए मतलब जो भी इसमें एलिमेंट्स हैं, सभी स्टूडेंट्स के लिए सोचना है मुझे। ए यहाँ पे हो गया स्टूडेंट और ये हो गई हमारी क्लास। तो इस क्लास में से मैंने कोई स्टूडेंट उठाया ए, और मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि वो पास है या नहीं है, इनकी वो अपने साथ रिलेटेड है या नहीं है। तो मुझे पता है कि स्टूडेंट के पास होने की कंडीशन क्या है कि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करे। तो ए मस्ट बी रिलेटेड टू ए की कंडीशन मिल गई ए लेस देन इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो चलिए अब मुझे ये सोचना होगा कि क्या ये कंडीशन जितने भी स्टूडेंट क्लास के अंदर हैं, ये क्लास है हमारे पास, ठीक है, और ये स्टूडेंट हैं, जितने भी स्टूडेंट इस क्लास के अंदर हैं, क्या ये कंडीशन सभी स्टूडेंट्स के लिए ट्रू है? तो चलो एक एक करके सोचते हैं। आपको दिख रहा होगा बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे कि सर ए तो हमेशा छोटा होता है ए स्क्वायर से, और कुछ बच्चे जो आप जैसे समझदार हैं जो इसको देख भी रहे हैं, ठीक है, वो ये भी बोल रहे होंगे कि सर नहीं ये तो ट्रू नहीं है। किसके लिए सोचो? 1/2, 1/3 फ्रैक्शन वाले जो नंबर्स हैं उनके लिए ये बात ट्रू नहीं है, और जो फ्रैक्शन वाले नंबर्स हैं वो इस क्लास में हैं। जैसे फ्रैक्शन का एक नंबर मैंने मान लिया 1/2, देखो 4a इक्वल्स टू 1/2, यानी कि 1/2 पता कौन है? अभिषेक है, जो कि क्लास में फेल हो रहा था, वही है 1/2, ठीक है। बट ऐसे अभिषेक और भी हैं 1/3, 1/4, 1/5, 2/3, ऐसे सारे नंबर फ्रैक्शन वाले जो आएंगे 1 से छोटे वाले पॉजिटिव में, ठीक है। ऐसा कोई भी नंबर आप चूज़ करोगे तो ये कुछ ऐसा मिलने वाला है। 4a इक्वल्स टू 1/2 इम्प्लाइज 1/2, और यहाँ पे होगा 1/2 का स्क्वायर। कंडीशन में डालो तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? बताओ। 1/2 छोटा होता है 1/4 से? नहीं। आर यू गेटिंग? ओके। अरे यार अभिषेक भाई प्लीज़ डोंट माइंड, यदि तुम्हारा नाम अभिषेक है तो, ठीक है, वो सिर्फ एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए बस। वैसे मेरे जो भी स्टूडेंट रहे हैं अभिषेक नाम के, वो काफ़ी अच्छे इंटेलिजेंट बच्चे रहे हैं, ठीक। ना 4a इक्वल्स टू 1/2 इम्प्लाइज 1/2 लेस देन इक्वल्स टू 1/2 का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? मतलब 1/2 यहाँ पे इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। फॉर दिस विच इम्प्लाई 1/2 पेयर विद 1/2 जो कि आर में होना चाहिए नहीं है। क्लास के अंदर 1/2 एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जो कि अपने साथ रिलेटेड नहीं है, इम्प्लाइज आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब यदि कुछ बच्चे ये बोलना चाह रहे हैं, देखो हर तरह के बच्चे होते हैं, तो कुछ बच्चे ऐसे ही सोचते हैं कि सर इसमें यदि मैं 2 डालता हूँ तो 2 लेस देन इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर ट्रू है, 3 लेस देन इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर ट्रू है, और भी बहुत सारे नंबर्स के लिए ट्रू है, बहुत सारे नंबर्स के लिए ट्रू है, इन्फिनिटली मैनी के लिए ट्रू है। बट मैंने इन्फिनिटली मैनी ऐसे भी ढूंढ दूंगा 1/2, 1/3, 1/4 जिनके लिए ट्रू नहीं है।
तो कुछ के लिए ट्रू और कुछ के लिए ट्रू नहीं है। तो हमने नॉट रिफ्लेक्सिव क्यों कहा? अभी भी देखो मैंने बार बार इसी बात को हम दोहराते रहेंगे रिफ्लेक्सिव में कि भाई कम से कम एक ऐसा मिल गया जो कि अपने साथ रिलेटेड नहीं है, तो मुझे उनको नहीं देखना है जो कि अपने साथ रिलेटेड है। ठीक है, वो अपने साथ रिलेटेड हैं, वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, 34 स्टूडेंट्स पास हैं, वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, बट मुझे 35th स्टूडेंट जो कि अभिषेक था हमारे क्लास के अंदर जो कि फ़ेल हो चुका है, उसको देखना है कि यार उसने तो फेल कर दिया। क्लास में एक बच्चा फेल हो गया तो पूरी की पूरी क्लास का रिज़ल्ट अच्छा नहीं माना जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे आ गई कि 1/2 एक ऐसा मिल गया जो कि कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसलिए नॉट रिफ्लेक्सिव के फेवर में जाएंगे, रिफ्लेक्सिव के फेवर में नहीं जाएंगे। या ऐसे बोलें कि कुछ के लिए रिफ्लेक्सिव कुछ के लिए नॉट रिफ्लेक्सिव, वो भी नहीं, सीधा क्या बोलेंगे नॉट रिफ्लेक्सिव, क्योंकि रिफ्लेक्सिव की कंडीशन होती है, रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन होती है कि एवरी एलिमेंट के लिए ट्रू होना चाहिए, तो फिर रिफ्लेक्सिव, अदरवाइज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, चले एक और एग्जांपल लेते हैं जल्दी से। आया a इज़ लेस देन इक्वल्स टू बी क्यूब, यहाँ पे लिया हुआ है a इज़ लेस देन इक्वल्स टू बी क्यूब। एक और क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 5, ये है क्वेश्चन नंबर हमारा 5। उसमें बोला हुआ है a लेस देन इक्वल्स टू बी क्यूब, सारी सिचुएशन सेम है। तो फिर से 1/2 ले लो यार, a लेस देन इक्वल्स टू a क्यूब देखना पड़ेगा मुझे, ये देखना है ना मुझे। तो 1/2 लेस देन इक्वल्स टू 1/2 का क्यूब 1/8 जो कि ट्रू नहीं है। सो 1/2 1/2 पेयर आर में नहीं है, इसलिए हम क्या बोलेंगे कि आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। और ज़रूरी नहीं है बेटा कि आप 1/2 का एग्जांपल लो, आप 1/3 1/4 भी ले सकते हो। मैंने आपको बताया है कि 0 से 1 के बीच में कोई भी नंबर आप चूज करोगे तो वो आपको ये कंडीशन दे देगा कि ये ट्रू नहीं है। गॉट इट? आई थिंक यू ऑल आर गेटिंग इट। यस, तो ये हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव के लिए 2 एग्जांपल्स। अभी हम और आते हैं और देखते हैं बेटा, आज हम रिफ्लेक्सिव को अच्छे से करने वाले हैं। सपोज करो आर, अगेन मैं सेट ऑफ रियल नंबर्स एज्यूम कर रहा हूँ, सेट ऑफ रियल नंबर्स है आर, और उस पर मैंने रिलेशन डिफाइन किया a, b सच दैट 1 प्लस में ए बी इज पॉजिटिव। ठीक है, ये कर लिया रिलेशन के लिए, और ये वाला सेट के लिए, सेट ए जो हम बोलते हैं ना, ए वाला सेट ही है। तो अब मुझे ये देखना है कि ये रिफ्लेक्सिव है नहीं है। तो फॉर रिफ्लेक्सिव A must be for every A belonging to the set A must be related to A होना चाहिए। भाई रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होता है कि क्लास के अंदर भी कोई भी एलिमेंट है, कोई भी स्टूडेंट है, तो कंडीशन होनी चाहिए कि A must be related to A। अब A must be related to A की कंडीशन क्या है यहाँ पे क्या है, A B से रिलेटेड की कंडीशन है कि 1 प्लस में A भी पॉजिटिव, तो A रिलेटेड टू A की कंडीशन क्या बनेगी, 1 प्लस में A इंटू A, ये बनेगी ना। तो दिस मस्ट इम्प्लाई 1 प्लस में A इंटू A मस्ट बी पॉजिटिव, दैट इज यू कैन राइट इट एज 1 प्लस में A स्क्वायर पॉजिटिव। अब सोचो कि क्या ये ट्रू है। देखो A कोई भी नंबर आप ले रहे हो रियल नंबर, उसका जब हम स्क्वायर करते हैं, A यदि कोई भी रियल नंबर है तो उसका यदि आप स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव आता है। ये बोलते हो आप लोग, या आप लोग बोलते हो, मैं नहीं बोल रहा हूँ। ए स्क्वायर बेटा पॉजिटिव आता है, ये आप लोगों ने बोला है, मैंने नहीं बोला है। क्यों? क्योंकि ए स्क्वायर पॉजिटिव के साथ साथ ज़ीरो भी आ सकता है। यदि आप ए को ज़ीरो ले लोगे तो ए स्क्वायर तो ज़ीरो आ गया, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, ए स्क्वायर फॉर एवरी रियल नंबर ए स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ज़ीरो, जिसको बोला जाता है नॉन नेगेटिव। क्या बोला जाता है? नॉन नेगेटिव। तो यदि अभी तक आप लोग पॉजिटिव बोलते थे तो अब प्लीज़ उसको चेंज कर लो, ए स्क्वायर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। ठीक है, तो ए स्क्वायर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, इनके 0 है 0 से बड़ा, और उसमें आप 1 ऐड करोगे जाओ तो यस स्ट्रिक्टली वो 0 से बड़ा हो जाएगा। यदि आप 0 भी लोगे आप इसको मिनिमम, तो भी ये 1 आएगा, और जैसे ये 0 से बड़ा होगा तो ये टोटल मिला के 1 से बड़ा हो जाएगा, जो कि 0 से बड़ा तो हमेशा ही रहेगा। ठीक है, तो दिस इज which is true for all A belongs to real numbers
क्योंकि ए स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज 1 प्लस में ए स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, जिसको मैं बोल सकता हूँ ग्रेटर देन 0। सो व्हाट दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या हो गया कि ए रिलेटेड टू ए की जो कंडीशन है वो ट्रू कर दी गई। दिस इम्प्लाइज आर कौन से वाला, रिलेशन वाला आर बेटा, रिलेशन वाला आर ये था, रिलेशन वाला आर इज रिफ्लेक्शन ऑन द सेट दिस। गॉट इट। तो इस तरह से आपको चेक करना इनफाइनाइट सेट्स में। तो इनफाइनाइट सेट्स में देख रहे हो आप, पहले आपने वो जो जनरल कंडीशन थी वो अप्लाई करी, फिर उस जनरल कंडीशन को ये सोचना है कि क्या वो सभी के लिए ट्रू है या फिर वो कुछ के लिए ट्रू है और कुछ के लिए ट्रू नहीं है। और जब कुछ के लिए नहीं ट्रू वाला बात आती है ना, तो उन कुछ में से सिर्फ एक का नाम बता दो, अभी से एक का नाम, बस ख़त्म काम। ठीक है, एक और देखते हैं एग्जाम्पल। जितने ज़्यादा हम एग्जाम्पल्स करेंगे उतने ज़्यादा हमें चीज़ें क्लियर होंगी। और ये जो एग्जाम्पल था दिस इज़ नॉट फ्रॉम द NCERT, बट एक अच्छा क्वेश्चन है इसलिए मैंने करा दिया आपको। ठीक है, नेक्स्ट एक और लेते हैं NCERT में से कि ए इज़ द सेट ऑफ ह्यूमन बींग्स, सेट ऑफ ह्यूमन बींग्स इन ए टाउन, इन ए टाउन, किसी टाउन में जितने भी लोग हैं उन सभी का जो सेट है उसको क्या नाम दिया है, ए। डिफाइन द रिलेशन आर ऑन द सेट ए एज, इसमें वो सभी x, y हैं सच दैट x इज़ वाइफ ऑफ y, x इज़ वाइफ ऑफ y, x, y सच दैट x इज़ वाइफ ऑफ y। मान लो कि उस शहर में, सपोज़ करो मैं ये बोल देता हूँ कि उस पर्टिकुलर टाउन में एक लड़की ले लेते हैं तन्वी, ठीक है, और दूसरा एक और ले लेते हैं तनुज, या तनुज, चलो तनुज, ठीक है। मान लेता हूँ मैं ऐसे सपोज़ करता हूँ कि जो तन्वी है ना, शी इज़ वाइफ ऑफ तनुज, शी इज़ वाइफ ऑफ तनुज। तो मैं कहूँगा कि ये जो पेयर है, ये वाला जो पेयर है, वो पेयर हमारे आर में आएगा, दिखेगा। ठीक है, मैं कहता हूँ कि प्रियंका इज़, सपोज़ करो प्रियंका कोई लड़की है जो कि वाइफ है से राजीव की, मैंने कहा कि प्रियंका इज़ वाइफ ऑफ राजीव। तो मैं कहूँगा कि प्रियंका राजीव का जो पेयर है ना, प्रियंका राजीव का जो पेयर है वो इस आर में आएगा। यदि किसी पर्टिकुलर टाउन में प्रियंका भी रहती है, राजीव भी रहता है, और ऐसे तन्वी और तनुज रहते हैं, और हमें पता है कि तन्वी इज़ वाइफ ऑफ तनुज एंड प्रियंका इज़ वाइफ ऑफ राजीव, तो ये दोनों पेयर्स इसमें आएंगे। और इस तरह के बड़े सारे पेयर्स आएंगे। सपोज़ करो आप भी रहते हो, आपकी मम्मी कॉमा आपके पापा, मम्मी कॉमा पापा, यहाँ पे डाल दो मम्मी और यहाँ पे डाल दो पापा साथ में। ठीक है, तो आप बोलोगे कि मम्मी कॉमा पापा का जो पेयर बनेगा वो भी इसमें आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये जो x है वो वाइफ है y की। ठीक है, तो ये सारे पेयर्स, इस तरह के बड़े सारे पेयर्स इसके अंदर आने वाले हैं। बट हमारा फोकस कहाँ पर है? रिफ्लेक्सिव के लिए। मुझे तो सिर्फ ये चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या देखना है कि एवरी एलिमेंट मस्ट बी रिलेटेड टू इटसेल्फ। ओके, तो हम क्या करेंगे, अब क्या करने वाले हैं? बहुत ही सिंपल है। जस्ट इन एग्जाम्पल्स में जस्ट फील किया करो, अपने आसपास से लिंक करो, कोशिश करो कि अपने आसपास के साथ आप लिंक कर सको चीज़ों को। ठीक है, जैसे कि मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो एज आप भी ट्राई कर सकते हैं इस तरह के कुछ एग्जाम्पल सेट करने का। ठीक है, तो मुझे ये देखना है कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो सिंपली मुझे ये देखना होगा कि x x के साथ रिलेटेड है या नहीं। तो फॉर रिफ्लेक्सिव implied x मस्ट बी रिलेटेड टू, सॉरी यहाँ पे तो r सिंपल वाला देना मुझे, x रिलेटेड टू x। फॉर रिफ्लेक्सिव for all x belonging to the set A, x must be related to x, which implies x is wife of x। भाई हमें तो ये देखना है कि x x के साथ रिलेटेड होना चाहिए। तो इसका मतलब मुझे क्या देखना है कि x इज़ वाइफ ऑफ x, क्योंकि x जब y के साथ रिलेटेड है तो हमारी कंडीशन है x इज़ वाइफ ऑफ y। तो x x के साथ रिलेटेड कब होगा? जब x इज़ वाइफ ऑफ x। अब सोचो सिंपली कि क्या ये
क्या ये सिचुएशन ट्रू है? एक्स सपोज कर लो अपनी मम्मी, तो मम्मी इज वाइफ ऑफ योर मम्मी, नहीं ना भाई, प्रियंका इज वाइफ ऑफ प्रियंका, तन्वी इज वाइफ ऑफ तन्वी, तो कुछ भी ट्रू नहीं है। सही है, कोई भी एक्स, सिंपल, कोई भी एक्स, कोई एक लेडी मान लो आप, ठीक है ना, तो कैन शी बी अ वाइफ ऑफ हर सेल्फ? नो, तो ये ट्रू नहीं हो सकता। तो विच इज़, सीधा क्या लिखोगे आप, विच इज़ नॉट ट्रू इवन फॉर एनी एक्स। यहाँ पे तो कोई भी स्टूडेंट पास नहीं है, मतलब यहाँ पे देख रहे हो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लास मिल गई है आपको, ये जो क्लास मिली है ना, ये दिस इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लास। अभी से एक ही नहीं भाई, इस बार सारी की सारी क्लास साफ, पत्ता साफ हो गया, कोई भी बच्चा पास नहीं है, ऐसी वाली क्लास मिली है इस बार आपको। गॉट इट? समझ में आ गया है? तो विच इज नॉट ट्रू फॉर एनी एक्स बिलोंगिंग टू द सेट ए, विच इम्प्लाइज आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो ये हो गया फिर से नॉट रिफ्लेक्सिव। आई थिंक यू आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट कि क्या कर क्या रहे हैं रिफ्लेक्सिव होने के लिए। ओके चलिए, वन मोर एग्जाम्पल इज देयर। आई थिंक सभी को समझ में आ रही होंगी चीज़ें, सभी को समझ में आ रही हैं चीज़ें, वेरी गुड। नेक्स्ट वन मोर एग्जाम्पल इज, एक सेट दिया हुआ है जिसमें इंटीजर्स दिए हुए हैं x बिलोंगिंग टू z सच दैट x लाइज बिटवीन 0 to 12, इनकी 0 से 12 के सारे इंटीजर्स 0, 1, 2, 3 अप टू 12 R में वो सभी रिलेशन में वो सभी पेयर्स हैं सच दैट मोड ऑफ x माइनस वाई इज़ ए मल्टीपल ऑफ 4। तो चलिए अब रिफ्लेक्सिव सोचते हैं इसका। फोर रिफ्लेक्सिव for each x belonging to A must imply x must be related to x। मतलब रिफ्लेक्सिव के लिए आप हमेशा यहाँ से उठा सकते हो कंडीशन। यदि उन्होंने x दिया हुआ है तो x ले लो, a दिया हुआ है तो a ले लो, t दिया हुआ है तो t ले लो, कुछ भी जो भी यहाँ पे बोला हुआ है उसी फॉर्म में आप एज्यूम कर सकते हो। ठीक, नाउ दिस इम्प्लाई x से रिलेटेड की कंडीशन क्या बनेगी? कंडीशन देखो, x y की कंडीशन दी होती है, उसमें y को किस में रिप्लेस कर दो आप, x में रिप्लेस कर दो और कंडीशन को लिख दो यहाँ पे। मोड के अंदर x माइनस में x इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4। अब सोचो कि क्या ये ट्रू है? मोड ऑफ x माइनस x 0, 0 का मोड इज़ 0, दैट इज़, इसको आप ऐसे लिख लो, दैट इज़ 0 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4। अब सोच लो कि 0 4 का मल्टीपल है क्या? यस, ऑब्वियसली 0 इज़ ए मल्टीपल ऑफ एवरी नॉन ज़ीरो नंबर। 0 इज़ ए मल्टीपल ऑफ एवरी नॉन ज़ीरो नंबर, so that's why which is true implies which is true, so this implies R is reflexive। तो बेटा देखो, रिफ्लेक्सिव के लिए कुछ भी ज़्यादा सोचना नहीं है, बहुत ही सिंपल है, बस क्या उठा के देखना है, जो भी सेट हमें दिया हुआ है उसके हर एलिमेंट को ये देखना है कि वो अपने साथ रिलेटेड है या नहीं। उसमें हमें गिवन क्या होता है कि वो जो एलिमेंट है x वो किसी दूसरे एलिमेंट y के साथ कब रिलेटेड होगा, उसकी कंडीशन हमें गिवन होती है। उस y को आप x में रिप्लेस करके देखो तो आपको पता चल जाएगा कि वो अपने साथ रिलेटेड है या नहीं। सिंपल, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही सिंपल है। तो आई थिंक अब आपका होमवर्क ये है कि एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस उठाने हैं आपने, और सभी क्वेश्चंस में बोला हुआ है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव वगैरह वगैरह। ठीक है, आप मत करो, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, रिफ्लेक्सिव वाला पार्ट उठा के करना है आपने। तो आई थिंक इफ़ यू आर एबल टू डू ऑल द क्वेश्चंस फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन फ्रॉम एनसीईआरटी तो आपको अच्छे से समझ में आ गई ये चीज़ें। और यदि नहीं आ रहा है कोई क्वेश्चन तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम मैं सिमेट्रिक रिलेशन स्टार्ट करने वाला हूँ, उससे पहले मैं आपका जो डाउट होगा वो क्लियर कर दूँगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, तो थैंक यू बच्चों, एंड कीप ऑन शेयरिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, थैंक यू।